हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। आप जान रहे हो कि हम कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये चैप्टर 4 का जो पाठ का नाम है वो घर की सजावट है। बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि सजावट की सामग्री क्या होती है, कला के तत्व क्या होते हैं, कला के सिद्धांत क्या होते हैं, रंग व्यवस्था क्या होती है। आज ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो बच्चों, रंग के बिना तो जीवन की कल्पना ही अधूरी है। हम अपने जीवन में रंगों के वशीभूत होते हैं। रंग ही हमारे जीवन में सौंदर्य, उल्लास और उमंग भरते हैं। रंग हमें हमारी भावना को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। बहुत सारे चित्रकार, कलाकार रंगों को अपनी कला में विविधतापूर्ण रंग से शामिल करते हैं। बच्चों, रंग क्या है? रंग प्रकाश का ही एक गुण है। हमारे आसपास जितने भी रंग बिखरे पड़े हैं, उनका मुख्य स्रोत प्रकाश ही है। रंग एक ऐसा प्रभाव है जिसे नेत्र पटल के द्वारा मस्तिष्क प्राप्त करता है। रंग तब प्रत्यक्ष होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करता है। इस समय मस्तिष्क के नाड़ी केंद्र से प्रकाश व रंग का बोध होता है। हमारी आंखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रॉड्स एंड कोन्स कहा जाता है। और मजे की बात बच्चों, ये कोशिकाएं केवल 3 रंगों को ही ग्रहण करती हैं और वो उन तीन रंगों से ही सारे रंग बनते हैं। तो बच्चों, पहले ये जानें कि रंग के गुण क्या है। एक बहुत बड़े विद्वान प्रांग ने रंगों के बारे में बताया। उन्होंने रंग के गुणों को निम्न प्रकार से वर्णित किया। प्रांग ने रंगों के 3 गुण बताए। बच्चों, ये 3 गुण, पहला है ह्यू। बच्चों, ह्यू से तात्पर्य होता है ना रंग के नाम से। जैसे देखो, लाल है, पीला है, नीला है, ये क्या है? रंग का नाम है। तो यह रंग के नाम को इंगित करता है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा आदि। रंगों में जो भिन्नता होती है वह ह्यू के कारण ही होती है ना। जो डिफरेंट कलर के रंग होते हैं, जैसे देखिए हरा रंग है और वो लाल रंग से एकदम भिन्न है। ऐसा क्यों है? उस ह्यू के कारण ही है, जो रंग का एक विशेष गुण है। अगला है बच्चों मूल्य। मूल्य का अर्थ रंग के हल्केपन या गहरेपन से होता है। बच्चों, हल्केपन और गहरेपन का मतलब आप समझते हैं। आप जब दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं, भैया जरा एक हल्के रंग की साड़ी दिखाइए। तो आपका तात्पर्य उन रंगों से है जो देखने में हल्के दिखते हैं, जैसे आसमानी है ना, और गुलाबी है। ये सब आपको हल्के रंग दिखते हैं। अच्छा, अब देखिए, हल्के और गहरे रंग की अनेक श्रेणियां होती हैं। श्वेत रंग का मूल्य सबसे कम होता है। देखिए बेटा, जो गहरे रंग होंगे उनका मूल्य अधिक होगा। मूल्य यहाँ पैसे से तात्पर्य नहीं है, यहाँ वैल्यू से मतलब है। तो जो रंग जितना हल्का होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, और जो रंग जितना गहरा होगा उसकी वैल्यू उतनी अधिक होगी। श्वेत रंग का मूल्य सबसे कम तथा काले रंग का मूल्य
सबसे अधिक होता है। काले व सफेद रंगों का उपयोग मूल्य को घटाने के लिए किया जाता है। जैसे लाल रंग है, लाल रंग अगर गाढ़ा है तो उसका मूल्य अधिक है। अगर उसमें हम थोड़ा सफेद रंग मिला देते हैं तो वो गुलाबी कलर का हो जाता है, जिससे उसका मूल्य वैल्यू कम होता है। अगला है क्रोमा या तीव्रता। आप देखते हो ना, हर रंग में एक चमक या धुंधलापन होता है। जैसे ऑलिव ग्रीन है ना, ऑलिव ग्रीन आपको धुंधला सा दिखता है, बहुत ब्राइटनेस उसमें नहीं होती। इसके विपरीत जो धानी रंग है उसमें आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखती है, लाल रंग में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखती है। तो ये क्रोमा या तीव्रता किसी भी रंग की चमक और धुंधलापन को ही कहते हैं। यानी अगर उस रंग में बहुत ज्यादा गाढ़ा बहुत ज्यादा चमक है तो ये उस रंग की तीव्रता कहलाती है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे रंगों के कितने प्रकार के रंग होते हैं वो अब आपके स्क्रीन पे आएगा। आप उन्हें कायदे से समझना, ये गृह सजावट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि रंग व्यवस्था ही हमारे जो घर की सजावट है उसमें जान डाल देती है। इसके विपरीत अगर रंग व्यवस्था ठीक से न की जाए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बच्चों, अब जानते हैं कि विद्वान प्रांग ने रंगों को कितने भागों में बांटा। प्रांग ने रंगों को 5 भागों में बांटा। पहला रंग है प्राथमिक रंग। प्रांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं और इन्हीं 3 रंगों से सारे रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों, ये 3 रंग कौन कौन से हैं? पीला, लाल और नीला। दूसरा रंग है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग को जब 2 प्राथमिक रंगों को समान अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो एक नया रंग बन जाता है। इस नए रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंगों के उदाहरण हैं बैगनी, जिसे लाल और नीला मिलाकर प्राप्त किया जाता है, हरा, जिसे नीला और पीला मिलाकर प्राप्त किया जाता है, नारंगी, जिसे पीला और लाल मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तीसरा रंग है माध्यमिक रंग। माध्यमिक रंग अथवा इंटरमीडिएट कलर उसको कहते हैं जब एक प्राथमिक रंग तथा उसके पास वाले द्वितीयक रंग को मिश्रित किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक मध्यम ह्यू या रंग बनता है, जिसके फलस्वरूप यह रंग दोनों रंगों के बीच का लगता है, इसीलिए इसे माध्यमिक रंग कहते हैं। जैसे बच्चों, पीला एक प्राथमिक रंग है और हरा एक द्वितीयक रंग है, तो इन दोनों से मिश्रित होकर बनने वाला माध्यमिक रंग पीला हरा कहलाता है। इसी तरह नीला एक प्राथमिक रंग है और हरा एक द्वितीयक रंग है, तो इन दोनों को मिला के जो रंग प्राप्त होता है उसे ब्लू ग्रीन अथवा नीला हरा कहेंगे। अगला रंग है बच्चों तृतीयक रंग। जब 2 द्वितीयक रंगों को मिश्रित किया जाता है तो तृतीयक रंग प्राप्त होता है। जैसे हरा और नारंगी दोनों को मिलाया जाएगा तो एक अलग सा तृतीय श्रेणी का पीला रंग बनेगा। और अगला है चतुर्थ भागी रंग। जब 2 तृतीय श्रेणी के रंगों को मिलाते हैं तो चतुर्थ भागी रंग बनता है। ये भी 3 रंग के होते हैं और तृतीय श्रेणी के रंगों की अपेक्षा अधिक उदासीन व अस्पष्ट होते हैं। ये रंग, जैसे मान लो पीला और नीला को मिला, तृतीय श्रेणी के पीले रंग को मिलाएंगे और तृतीय श्रेणी के नीले रंग को, तो चौथी श्रेणी का हरा रंग प्राप्त होगा। बच्चों, ये हैं रंगों के प्रकार। अब बच्चों, कुछ रंग सहयोगी रंग की श्रेणी में आते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं
जो एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं, जैसे पीला व नारंगी रंग एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं। नारंगी और लाल रंग एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं। लाल व बैगनी रंग एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं। बैगनी व नीला रंग तथा नीला व हरा रंग व हरा व पीला रंग एक दूसरे के सहयोगी रंग माने जाते हैं। विरोधी रंग, बच्चों चार्ट पे देखो, मैंने एक कलर व्हील दिया हुआ है। इसमें जो कलर व्हील के अंदर एक दूसरे के सामने वाले रंग होते हैं वही एक दूसरे के विरोधी रंग कहलाते हैं। रंग सज्जा में विशिष्टता लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बैगनी का विरोधी रंग पीला होता है, लाल का विरोधी रंग हरा होता है और नारंगी का विरोधी रंग नीला होता है। बच्चों अब कुछ टर्म्स और देख लेते हैं इसी कलर व्हील में। ठंडे और गर्म रंग की बारे में हम बात करते हैं। इस पूरे रंग चक्र को अगर दो भागों में बांटते हैं तो दाहिने भाग की ओर के रंग ठंडे तथा बाएं भाग के ओर वाले रंग गर्म रंग कहलाते हैं। गर्म रंग की उपस्थिति में गर्मी का अनुभव होता है व ठंडे रंगों से हमें शीतलता का अनुभव होता है। लाल, पीला, नारंगी और बैगनी गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं, जबकि हरा, नीला, समुद्री हरा तथा धानी ठंडे रंग माने जाते हैं। भारत जैसे गर्म देशों में बच्चों ठंडे रंगों का प्रयोग ही अच्छा लगता है। अब बच्चों टिंट और शेड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो इस पूरे रंग चक्र में काले रंग को और सफ़ेद रंग को कोई स्थान नहीं दिया गया है, यानी काला रंग और सफ़ेद रंग किसी रंग की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि ये किसी भी रंग की तीव्रता को घटाते और बढ़ाते हैं। अब देखो टिंट, पहला है टिंट। टिंट किसे कहेंगे? किसी भी रंग में अगर सफ़ेद रंग को मिला दिया जाए तो उसको उस रंग का टिंट कहते हैं। जैसे बच्चों लाल रंग में अगर तुम सफ़ेद रंग मिलाते हो तो जो गुलाबी कलर आएगा वो ही उस लाल रंग का टिंट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि तुम कितना उसे हल्का कर सकते हो। तुम ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद मिलाओगे, कम मात्रा में लाल मिलाओगे तो वो उतना हल्का रंग आएगा। और शेड, किसी भी गौण रंग में काला रंग मिलाने से उस रंग का शेड तैयार होता है। अत्यधिक काला रंग मिलाने से उसका प्रभाव अधिक गहरा होगा और कम काला रंग मिलाने से उसका प्रभाव कम गहरा होगा। अब बच्चों ये पूरा ऑल अबाउट कलर्स था। अब हम बहुत आगे निकल आए हैं। अभी हमें सजावट की शैलियाँ भी जाननी हैं कि सजावट की कितनी शैली है। गृह सज्जा में सजावट के लिए 3 शैलियों का प्रयोग किया जाता है। शैली से आशय ढंग अथवा तरीके से है। किसी कमरे की सजावट के लिए भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग किया जाता है। सजावट की प्रमुख रूप से 3 शैलियाँ बच्चों इनमें से है पहला देसी शैली। भारतवर्ष में अधिकतर देसी शैली का ही प्रचलन था। इसे भारतीय शैली भी कहते हैं। भारतीय शैली में अधिकांश काम जमीन पर बैठकर ही किया जाता है अथवा पट्टे पे, लकड़ी के बने पट्टे पे बैठ के किया जाता है। भोजन भी लकड़ी के पट्टे पर बैठकर रसोई घर के अंदर किया जाता है। बैठक में मोढ़े का प्रयोग होता है, चौकी का प्रयोग होता है। ये सब चीज़ों का प्रयोग करके देसी शैली का रूप आता है। अगला है बच्चों विदेशी शैली। विदेशी शैली को पाश्चात्य शैली भी कहा जाता है। इसमें अधिकांश काम खड़े होकर किया जाता है।
जैसे बैठक में सोफे का प्रयोग, डबल बेड का प्रयोग, रसोई में खड़े होकर खाना बनाना, मेज पर खाना खाना, बफे सिस्टम इत्यादि इसमें सम्मिलित है। अब देखो बच्चों, भारत में अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज्य किया, तो उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यता एक दूसरे में मिक्स हो गई, जिसकी वजह से मिश्रित शैली का जन्म हुआ और आजकल भारत के अधिकांश परिवारों में जो सज्जा की व्यवस्था है वह पूर्णतया मिश्रित शैली से ही निर्मित है। इस सजावट में देसी और विदेशी दोनों शैलियों को मिला के सजावट की जाती है। जैसे ड्राइंग रूम में चौकी भी रखी जाती है, दीवान भी रखा जाता है और सोफा भी रखा जाता है। इसी तरह किचन में भले ही गृहिणी खाना खड़े होके बनाती है, लेकिन कुछ लोग बड़े बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए घर में पीढ़े इत्यादि की व्यवस्था होती है, जिस पे वो खाना खा सकते हैं। तो बच्चों, ये पूरा हुआ कि कौन कौन सी शैली भारत में प्रचलित है घर की सजावट में। बच्चों, इसके अलावा इन सभी शैलियों के उपयोग से हम विभिन्न कक्षों के विभिन्न प्रकार से सजावट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें जो कुछ भी मैंने समझाया वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बताएं, मैं उसे रिप्लाई करूंगी। और इसी के साथ ही स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।